इस इमरजेंसी के दौरान पूरा एक कत्ल हुआ है डेमोक्रेसी का इस देश में, और सिर्फ एक जन आंदोलन चला है जो पिछले 1 साल से चल रहा है और किसानों का आंदोलन है। इन्होंने बचाया है इस देश को। डर, आतंक और दहशत को अब एक पब्लिक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और झूठ और डर, ये 2 पब्लिक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं भारत में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों पर कुछ ऐसे जानकार लोगों से मिलवाते हैं जिनसे आपको बहुत से वो पहलू सामने आते हैं जो आमतौर पर मीडिया में आपको कहीं सुनने, समझने, पढ़ने के लिए नहीं मिलते। इस वक्त भारत में सबसे बड़ी चर्चा और सबसे अहम चर्चा जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फार्म लॉज, जो कृषि कानून हैं, उनकी वापसी का ऐलान किया है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद इलेक्शन की तैयारी के लिए किया है, या क्या कुछ वजह है, उस पर बहुत कुछ चर्चा हो सकती है। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल पहलू है, मैंने अब से पहले भी कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं इंटरनेशनल पहलू समझने के लिए कि आखिर ये कानून बनाए क्यों गए थे, किसके प्रेशर में बनाए गए थे, क्या कुछ था अडानी के और सरकार के बीच में अंडरस्टैंडिंग के उनके गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में आया। तो ये सब कुछ क्या है और इनके कहाँ तार जुड़े हुए होते हैं, किस तरह से किसानों को अपनी ज़मीनों से, एक तरह से जो किसानों का इल्ज़ाम है कि वो उनकी ज़मीन, उनकी ज़िंदगी, उनका कारोबार सब कुछ तबाही की तरफ जाने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने इन कानूनों का विरोध किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं इस वक्त, कपिल बजाज जी, जिन्होंने काफ़ी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और इस वक्त बहुत ही अपनी बात बेबाक रखने के लिए जाने जाते हैं। कपिल बजाज साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये पूरी कहानी के पीछे, पर्दे के पीछे क्या कुछ है जो कानून बना और मजबूरी में हटा या हटने वाला है, ये बात तो अपनी जगह बाद में है, लेकिन आखिर ये कानून क्यों बने, किसको खुश करने के लिए बने, बताया कुछ जा रहा था, क्या इसके पीछे हकीकत कुछ और है? जी, तो देखिए, ये सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। ये पिछले साल 2020 में जब एक इमरजेंसी इस पूरे मुल्क पे लगा दी गई और बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से वो इमरजेंसी लगाई गई और लॉकडाउन्स लगा दिए गए और लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, पूरी हमारी जो इकोनॉमी को क्रैश किया गया। और उसके बाद इस इमरजेंसी के दौरान ये ऑर्डिनेंस लाए गए। ये नहीं एक पार्लियामेंट के अंदर कोई लेजिस्लेटिव बिल पेश किया गया और उस पर डिस्कशन हुई, कुछ नहीं। ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये 3 जो कृषि कानून हैं ये लाए गए, ये थोपे गए बिना किसी डिस्कशन के, डेमोक्रेटिक डिस्कशन के, और उसके बाद फिर उनको बाद में पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर ये उसको कानून पास करवाए गए। उसमें भी कोई डेमोक्रेटिक डिस्कशन नहीं हुई। और जब ये ऑर्डिनेंस भी जो लाए गए, आप देखिए कि ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी इस इमरजेंसी के दौरान, कि उसमें आप कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट बनता है, इस इमरजेंसी से ये जुड़ते हैं। अब इस इमरजेंसी से आपका एक बहुत लार्जर, एक शैतानी एजेंडा भी जुड़ता है, जो पूरी दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की मुहिम चल रही है, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, इससे भी ये जुड़ता है। तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर ये कब्जा करने का, एक कॉर्पोरेट कब्जा कराने का की एक ये साजिश थी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने बदलाव करा के ये जमाखोरी को, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को इन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की कि बड़े जो आपकी कंपनीज़ हैं उनको इन्होंने एक पूरी इजाज़त दे दी कि वो जितना मर्जी स्टोर कर सकते हैं ताकि मार्केट पे उनका कब्जा हो सके, प्राइस को वो डिटरमिन कर सकें। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने बदलाव किए। और उससे पहले आप देखिए बैकग्राउंड क्या है कि जितने आप हरियाणा पंजाब में देखिए, बड़े बड़े इन्होंने वेयर हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे अंबानी ने और अडानी ने, और तो और रेलवे लाइनें चला दी थी इनके लिए स्पेशल, कि वहाँ पे ये फसलें ख़रीदें, अपना वहाँ जमा करें और अपनी एक पूरी इनकी सप्लाई चेन वहाँ पे चालू कर दी गई। और ये सब कुछ हुआ इन ऑर्डिनेंसेस से आने से पहले। तो यानी बैकग्राउंड पहले ही बन चुकी थी। तो इनकी जो नीयत है वो साफ नज़र आती है कि बड़ी कंपनियों को ये एग्रीकल्चर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू कृषि पे भी ये उनका पूरा इन्फ्लुएंस कराना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उस पर भी ये कब्जा कराना चाहते हैं। यानी जो छोटे आड़ती हैं, छोटे होलसेलर हैं,
जो किसानों से खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको ये ख़त्म करना चाहते थे। एपीएमसी मंडियों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और इवन एमएसपी का जो सिस्टम है उसको भी ये ख़त्म करना चाहते थे। तो ये एक कॉर्पोरेट कब्जा कराने की मुहिम थी। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि ये एजेंडा तो पिछले 30 साल से चल रहा है। WTO के जो एग्रीमेंट्स हुए 90s में, जिसमें इन्होंने ये धीरे धीरे जो कृषि के ऊपर सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए और मंडियों को ख़त्म किया जाए और उसको मार्केट से जोड़ा जाए, तो ये एजेंडा तो चल ही रहा था। अब जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा चला है, इस इमरजेंसी से जिसका ताल्लुक है, और जो पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी जो पूरी दुनिया पे थोपी गई है, तो मैं ये कहूँगा कि अब एक नैरेटिव बदल चुका है। किसान आज भी पुराने नैरेटिव में फंसे हुए हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि ये WTO से जो एजेंडा चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मेन ठेकेदार है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, और ये बिल गेट्स जैसे लोग हैं जो आज पूरे भारत सरकार पे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, इन्होंने ताल्लुक बनाए हैं, इन्होंने एक पूरा इनका जो एजेंडा है उसको आज इंप्लीमेंट किया जा रहा है। भारत सरकार भी कर रही है और इवन राज्य सरकारें भी कर रही हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेन ठेकेदार है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो एग्रीकल्चर को भी बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन से, और ये डिजिटल खेती की बात कर रहे हैं। ये पूरा भारत सरकार की पॉलिसी है अब कि ये डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ये ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजीज़ को थोपना चाहते हैं। ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं किसानों का। पूरे भारत में पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे किसानों का डेटा इकट्ठा करके ये सीधा बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। इन्होंने ये कंपनियाँ भी तय हो चुकी हैं, ये अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और इवन पतंजलि भी उसमें है, और ऐसी 4-5 कंपनियाँ हैं जिनको ये डेटा दे रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये एक डिजिटल खेती की बात कर रहे हैं। ये पूरे किसानों के ऊपर ये थोपना चाहते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, और उसके लिए भारत में बहुत समय से इस पे काम चल रहा है कि किसानों का डेटा, अच्छा जो आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं इनको डिजिटाइज करने का काम चल रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें किसानों का, करोड़ों किसानों का डेटा इकट्ठा किया, और ये सारा डेटा, इनकी जो नीयत है वो ये है कि बड़ी कंपनियों को दिया जाए और ये बड़ी कंपनियां उस डेटा को फिर बेचेंगी किसानों को। यानी किसानों से ही डेटा लेके किसानों को बेचा जाएगा। इसको डिजिटल खेती के नाम पे ये स्कैम चल रहा है, और ये कॉर्पोरेट कब्जे का इनकी पूरी नीयत है। अच्छा, इसमें देखिए कॉर्पोरेट, क्या ये सिर्फ अडानी अंबानी किस्म के लोग, क्योंकि अडानी अंबानी का नाम इसलिए लिया जाता है कि ये एक पहचान बन गए उस कॉर्पोरेट कब्जे की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इनके पीछे कुछ इंटरनेशनल ताकतें कुछ और भी हैं, कुछ खास मुल्क हैं? आपने नाम लिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, लेकिन उसके पीछे भी आखिर कौन ताकतें हैं जो दुनिया पर इस तरह से कब्जा करना चाह रहे हैं? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी आबादी है, और इस आबादी में जब हम लोग स्कूल जाते थे तब कहा जाता था कि 85% लोग कृषि पर आधारित हैं, कृषि, बाकी 15% लोग शहरों में रहते हैं। अब तादाद शहरों में बढ़ी है, लेकिन इस तरह से कब्जा करने में और इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं, क्या है? जी देखिए, इससे पहले मैं ये बता दूं कि एग्रीकल्चर को क्यों टारगेट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर को, और उसके साथ इंपॉर्टेंट बात है इनफॉर्मल इकोनॉमी को। भारत में एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल इकोनॉमी ये असली आत्मनिर्भरता की नींव है। भारत की जो एक आत्मनिर्भरता है, जो स्वावलंबन है, जो ऑटोनॉमी है, उसकी बुनियाद जो है वो भारत का एग्रीकल्चर है और भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसमें करोड़ों लोग एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना काम करते हैं, छोटे छोटे कारोबारी, ठेलों पे सामान बेचने वाले और मजदूरी करने वाले, और हर तरह की वो प्रोडक्शन करते हैं और हर तरह की उसमें व्यापार हो रहा है। तो ये इनको ये ख़त्म करने की एक तो मुहिम है। अब इंटरनेशनल जो आपने बात की, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन जो सरमायादार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनका ये एक गिरोह है। उसको मैं क्रिमिनल गिरोह कहूँगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया से इनकी मुहिम है डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की और दुनिया पे फैशिज्म थोपने की, जो हम देख रहे हैं 1.5 साल से उसकी रोल आउट। अंबानी अडानी इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठते हैं। पहली बात तो इनका डायरेक्ट इनका ताल्लुक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। भारत के जितने ये बिलियनियर क्लास है, चाहे वो रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। उसमें टेक्नोलॉजी कंपनियां भी आ जाती हैं, आपकी इन्फोसिस और विप्रो जैसी, जो टेक्नोलॉजी का एक पूरा एजेंडा थोप रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आज पॉलिसी भारत सरकार की पॉलिसी बन चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है जो आपको इस पब्लिक हेल्थ
इमरजेंसी के पीछे नजर आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है उसके पीछे नजर आता है, जिसको हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा है, जो हम ये समझते आए हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है। लेकिन उस पर भी आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समझौता हुआ 2019 में यूनाइटेड नेशंस के साथ, जिसमें एजेंडा 2030 का जो सारा काम था, सारा चार्ज इनको दे दिया गया, इस प्राइवेट ये जो कैपिटलिस्ट का गिरोह है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। इसमें सभी लोग बैठे हैं, इसमें बिल गेट्स भी बैठा हुआ है, इसमें रॉकफेलर भी बैठा हुआ है, इसमें रॉथस्चाइल्ड भी बैठा है, दुनिया के अमीर तरीन जो पूंजीपति हैं, सरमायादार हैं, वो इसमें बैठे हुए हैं, और हमारे भारत के जितने पूंजीपति हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा। दूसरा, मैंने एनवायरनमेंट की बात की, पब्लिक हेल्थ की बात की, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये बात कर रहे हैं। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पे ये नई टेक्नोलॉजीज को थोपा जाए, इम्पोज किया जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें मशीन लर्निंग है, जिसमें ब्लॉकचेन है, जिसमें जीन एडिटिंग है, और ये भी भारत सरकार थोप रही है। भारत ने खुद, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सेंटर खोले हैं, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 2018-19 में खोले गए, एक मुंबई में, एक दिल्ली में। और पूरा एजेंडा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है वो नीति आयोग के थ्रू पूरे भारत पे इम्पोज किया जा रहा है। नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को इंप्लीमेंट कर रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में मैंने आपको बता दिया, पब्लिक हेल्थ का कंपोनेंट आ जाता है, एनवायरनमेंट का एजेंडा 2030 आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और तीसरा ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टेक्नोलॉजिकल एजेंडा है। ये तीनों चीज़ों का जो मालिक है वो आपका ये प्राइवेट क्लब है, ये सरमायादारों का, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। और ये है जो यूनाइटेड नेशंस को भी कैप्चर कर चुका है, और ये इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स को भी कैप्चर कर चुका है। ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है, ना केवल आपकी केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकारों की। क्यों? नीति आयोग का जो गवर्निंग बोर्ड है उसका जो चेयरमैन है वो हमारा प्रधानमंत्री है, और उसके गवर्निंग बोर्ड के अंदर सारे आपके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितने सूबे हैं आपके उनके चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो अब ये एजेंडा, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी अलाइनमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एजेंडा 2030 जो है वो अब यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा नहीं रहा, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बन चुका। क्योंकि मैंने जैसे बताया, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में एक समझौता हुआ 2019 में, जून 2019 में, जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये। और उसमें इन्होंने पूरा जो एजेंडा 2030 का काम था वो सौंप दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, जो कि एक प्राइवेट क्लब है। तो ये मल्टीलैटरल कैरेक्टर नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कोई डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है, उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकारों की। लेकिन ये हम देख रहे हैं इतने सालों से कि वहाँ पे उनकी जब दावोस में मीटिंग होती है एक पूरी स्विट्ज़रलैंड में जनवरी में, तो हमारा प्रधानमंत्री भी जा रहा है अपने पूरे कैबिनेट के साथ, और जो आपके मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, और उनके स्टेट मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, और हमारे जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मुकेश अंबानी, ये भी जा रहे हैं, वहाँ हाजिरी दे रहे हैं। तो ये पूरा पूंजीपतियों का एजेंडा है जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस देश। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैं अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। आपने बताया कि ये डेमोक्रेसीज के लिए खतरा है, डेमोक्रेसीज खत्म कराने की बात है जी। और वो एक, मैं उसमें बहस में नहीं जाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई, वो एक अलग एक चीज़ है। लेकिन मैं आमतौर पर मिडिल ईस्ट पर काफ़ी आप लोगों को खबरें देता रहता हूँ और बहुत से मुल्कों के बारे में बताता रहता हूँ, जिसका निचोड़ तकरीबन यह है कि जो अमेरिका बहादुर जो दुनिया भर में इंटरनेशनल मतलब डेमोक्रेसी के सपोर्टर के तौर पे अपने आप को पेश करता है, वो अरब मुल्कों में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं चाहता। फिलिस्तीन में इलेक्शन हुए, उस गवर्नमेंट को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसके अलावा कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें हो चुका। तो उस और हमने मिस्र में देखा कि मुर्सी की हुकूमत गिराई गई, फौजी तख्ता पलट हुआ, वो बैठा हुआ है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। अभी सूडान में इत्तेफाक से नाम एक ही है, सरनेम बदला हुआ है, अब्दुल फत्ताह अल बुरहान जो फौजी कमांडर है उसने तख्ता पलट किया है। तो मैं तकरीबन इस नतीजे के आसपास हूँ कि वो नंबर एक डेमोक्रेसी नहीं चाहते, नंबर दो डेमोक्रेसी कहीं अगर है तो उसको फौजी तख्ता पलट से ख़त्म कराते हैं, और अगर कहीं दिखावे की या वाकई भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन भेज करके उसको अपने कंट्रोल में किया जाता है। तो और ये जो प्राइवेट जो प्लेयर्स जिनकी बात आप कह रहे हैं कि ये मेंबर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, तो इसका नतीजा तकरीबन जो मुझे आ रहा है वो नज़र ये कि आम आदमी की सोच की, आम आदमी के फैसले की, आम आदमी के वोट की कीमत ज़ीरो होती जा रही है, डेमोक्रेसियाँ ख़तरे में हैं। अब
आप ये बताइए कि क्या अरब मुल्कों तक एक बात समझ में आती है कि वहाँ बादशाह बैठे हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कहा था कि मैं अगर 2 हफ्ते हम इनका सपोर्ट ना करें तो सरकारें गिर जाएंगी। उनकी हकीकत ये है। फौजी तख्ता पलट वाली बातें भी मैंने कुछ बताई। तो क्या भारत जैसे मुल्क में जो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, यहाँ भी क्या डेमोक्रेसी ख़त्म होने की तरफ जा रही है इन प्राइवेट पार्टनर जो प्लेयर्स हैं उनकी वजह से? भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, यानी वो आज मरने के कगार पे है। वो खत्म ही हो चुकी है। भारत में 1.5 साल से जो आपकी संवैधानिक व्यवस्था है वो इन्होंने एक तरह से तख्ता पलटी हुआ है। मार्च 2020 में जो ये इमरजेंसी भारत के ऊपर थोपी गई, लॉकडाउन्स लगाए गए, आपने देखा करोड़ों मजदूर सड़कों पे थे। लोगों के रोजगार, जो राइट टू लाइफ है हमारे संविधान में आर्टिकल 19, जो राइट टू लाइफ है और लाइवलीहुड है अपनी रोजी रोटी कमाने का, वो भी छीन लिया गया। और आज तक वो तलवार लटक रही है, क्योंकि आज तक ये चल रहा है। आपको पता है ये जो हाँ, कभी भी आवाज आने लगती है कि साहब लॉकडाउन फला जाएगा। हाँ, और ये लहरों की बातें चल रही है ना, वेव्स की, तो ये कभी भी आ सकती है। तो आप ये देखिए कि भारत में मार्च 2020 में क्या हुआ है। मार्च 2020 में संविधान का तख्ता पलट ही हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हुकूमत को इस देश पे मुसल्लत किया गया है। और आज जो पूरी इस देश की जो गवर्नेंस चल रही है ये बाहर से चल रही है। हुक्म बाहर से आ रहे हैं सारे, और ये वैक्सीनेशन ही आप देख लीजिए, ये वैक्सीनेशन बाहर से थोपी गई हैं। तो ये भारत में डेमोक्रेसी ऑलरेडी मरने के कगार पे है, ख़त्म है। यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था को उलट दिया गया है और अब ये हुकूमत जो है, आपको ये बिल गेट्स और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही साफ नज़र आ रही है। तो ये पूरी दुनिया में मुहिम है डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की। अच्छा, मैं अब और ये बात आपकी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ क्लियर हो गई। तो क्या किसान आंदोलन को जिस तरह से वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, वो अभी भी अपना आंदोलन खत्म नहीं कर रहा जब तक कागजों पे ना हो जाए, पार्लियामेंट में ना हो जाए? तो क्या आप किसान आंदोलन को पूरे देश में डेमोक्रेसी को वापस मजबूत करने के लिए कोई उम्मीद की किरण मानते हैं? बिल्कुल। एक ही जन आंदोलन है जो भारत में चला है पिछले 1.5 साल से, और वो किसान आंदोलन है। बाकी कोई जन आंदोलन, वरना इस वक्त जो जैसी पॉलिसियां भारत पे थोपी गई हैं, हजारों आंदोलन इस देश में चल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स भी, यूनिवर्सिटियां क्यों बंद हैं, कॉलेजेस क्यों बंद हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि वो कैंपस में आए और वो वहां पे आंदोलन करें। आज आपके स्टूडेंट आंदोलन कर रहे होते। आज जिन लोगों को बेरोजगार किया गया, पूरी इकोनॉमी को क्रैश किया गया, इतने बेरोजगार इस जो देश में, जो आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो आपके पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं वो आंदोलन कर रहे होते। पूरा समाज जो है वो आपका आज आंदोलित होता। सारे आंदोलन रोके गए, लोगों के मुंह पे पट्टी बांध के, मास्क बना के आपने लोगों को घरों में बिठा दिया इस इमरजेंसी के दौरान। पूरा एक कत्ल हुआ है डेमोक्रेसी का इस देश में। और सिर्फ एक जन आंदोलन चला है जो पिछले 1 साल से चल रहा है, और किसानों का आंदोलन है। इन्होंने बचाया है इस देश को, ये बफर का काम किया इन्होंने। ये बीच में आ गए सरकार के, और जो पूरी एक तानाशाही है उसके बीच में ये आ गए, और इन्होंने बचाया है और साबित किया है कि इस देश में आज भी हैं किसान जो जिनमें इतनी जुर्रत है कि वो इसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक और कामयाबी है, और डेमोक्रेसी को बचाने का ये मुहिम है। और हम ये चाहते हैं कि किसान अब ये पूरा जो इस देश में जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का इस पूरे खतरनाक शैतानी एजेंडा के खिलाफ भी वो बोलें। और हम उनसे ये आह्वान करेंगे किसान नेताओं से कि वो इस पूरे देश में जो डेमोक्रेसी ख़त्म की जा रही है इसके खिलाफ भी बोलें, इस एजेंडा के खिलाफ बोलें। अच्छा, इस किसानों की कामयाबी के बाद कुछ लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया, अभी पब्लिक में तो नहीं हो रहा है, लेकिन यानी कुछ लोग ऐसा डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि वो CAA, NRC ये भी इसी तरह से वापस जाना चाहिए। एसेंशियल कमोडिटीज तो किसानों से मुताल्लिक के वो है, उससे तो उसको तो डिमांड है ही। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और आंदोलन करने के लिए कुछ लोगों की हिम्मत बढ़ेगी इसके बाद? क्या जो कई साल से जो कुछ हालात बदले थे उनको वापस पटरी पर लाने के लिए कोई रास्ता बनेगा? बिल्कुल, ये उम्मीद है, लेकिन ये एक बहुत ही मायूसी की बात है कि 1.5 साल में जो आवाज़ें उठनी चाहिए थी, इस पूरे जो डेमोक्रेसी का हमारा खात्मा हुआ है और आपके बेसिक राइट्स खत्म हो गए हैं। आपके मैं जैसे बताया रोजी रोटी कमाने का जगह आर्टिकल 19 पे इन्होंने हमला कर दिया, और अदालतें भी इसका सुओ मोटो नोटिस नहीं ले रही। अदालतों को, हमारे सुप्रीम कोर्ट को मार्च 2020 से ही नोटिस लेना चाहिए था कि कैसे लोगों के राइट्स खत्म कर दिए गए। आज ये आपके, अरे साहब, लोगों को घर से निकलने में डर लगता है कि कहाँ कौन पुलिस वाला कभी मास्क के बहाने, कभी किसी भी बहाने आपका चालान कर देगा। यही ये डर लोगों के अंदर बैठने लगा है। अभी आपको
बताएं कि जिस तरह से समाज में लोग एक दूसरे से मिलते थे, अगर लॉकडाउन नहीं भी है तब भी लोग बाहर निकलना कम हो गए हैं जी। समाज में बड़ा। तो इससे आप देखिए कितनी बड़ी डैमेज हुई है इस देश में, पूरी डेमोक्रेसी को। डर, आतंक और दहशत को अब एक पब्लिक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और झूठ और डर, ये दो पब्लिक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं भारत में। और यहाँ पे ये पूरा इस एजेंडा के खिलाफ कोई बोलता है उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। आप देख रही हैं जो इंटरनेट, जो आपके बड़े टेक्नोलॉजी गूगल हैं या जिस तरह की आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी अब सेंसर कर रहे हैं डेढ़ साल से, और भारत सरकार इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। यानी आज ये अपना कानून अप्लाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपनियां, जो सेंसर किए जा रहे हैं, डिसेंट की आवाज़ को ये सेंसर कर रहे हैं, और उसके खिलाफ ना तो भारत की अदालतें कुछ कर रही हैं, ना भारत सरकार कुछ कर रही है। तो ये आपस में मर्ज हो गए हैं जैसे, ये भी आपको साफ नजर आता है। तो डिसेंट को हर जगह पे दबाया जा रहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब भारत के और जितने सेक्शन हैं समाज के, वो आएं और इसके खिलाफ बोलना शुरू करें, अदालतों के अंदर पिटीशंस लेके जाएं। आपको सुइयां लगाई जा रही हैं, आप जानते हैं आज के बच्चों को भी सुइयां लगाई जा रही हैं, तो इन सब एजेंडा के खिलाफ बोलने की जरूरत है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कपिल बजाज साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक लिमिटेशन होती है। फिर कभी आपसे फिर चर्चा करेंगे, और बहुत ही यूज़फुल बातें आपने बताई। आपने ये बताया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, और वो अपनी हुकूमतों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या हुकूमतें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट्स पर अमल कर रही हैं, और उसमें किस तरह से डेमोक्रेसी को किल किया जा रहा है। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई, और जिसमें लॉकडाउन्स को आपने इमरजेंसी का नाम लिया, और लोगों में जो डर है वो सब हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन बिंदुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए जो कपिल बजाज साहब ने हमारे आपके सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।